तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस बहुत ही शानदार ऑल इन वन बैच में। और जैसे कि ऑल इन वन बैच, इस बैच का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इस ऑल इन वन से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑल इन वन मतलब सब कुछ खत्म। चलिए, आप चाहे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या मान के चलिए कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार या भारत के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो मेरे भाई, ऑल इन वन सब कुछ खत्म। चलिए, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है बाबू? तो पदार्थ की अवस्थाएं। यस, पदार्थ की अवस्थाएं। पता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो एक बेसिक टॉपिक पढ़ाया था, उसके बाद से ये भी सेकंड बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था। और जैसे कि आखिर इस ऑल इन वन बैच में क्या सिर्फ बेसिक ही पढ़ाए जाएंगे? नहीं रे बाबा, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस। अब चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जहां बात आएगी साइंस की, वहां बात आएगी एबाज सर के कंटेंट की और उनके बताए गए प्रश्नों के उत्तर की बात आएगी, है ना। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहां देख सकते हैं, सबसे पहले पदार्थ क्या है सवाल आती है, उसके बाद से पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। बात आती है बाबू, पता है क्या चीज? कि भाई पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? बताओ पदार्थ क्या है? तो आप कहोगे सर, पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जो रुकावट पैदा करता है, जो एक दूसरे के बीच उत्पीड़न पैदा करता है, तो इसी को तो पदार्थ कहते हैं। हमने वेरी गुड, बहुत अच्छा। किताबी भाषा देने से अच्छा है कि ऐसा आंसर दो कि एगो खेपा छाप भी आदमी समझ जाए। समझिएगा वाले बात को। जैसे कि हइयो पदार्थ है, हम भी पदार्थ है। हाई देख रहे हो ना माइक, ये भी पदार्थ है। हाई स्मार्ट बोर्ड पदार्थ है। दुनिया की हर चीजें जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो पदार्थ है। ये बातें आपको समझ में आ रहा है? जो स्थान करती है, जिसका अपना कुछ भार होता है, जो रुकावट पैदा करती है, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का तो डिफिनेशन समझ में आ ही गया। अब भाई पदार्थों को हम अलग अलग आकार में देखते हैं, उसकी अलग अलग प्रकृति, उसकी अलग अलग नेचर दिखाई देते हैं, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि पदार्थों का वर्गीकरण किया गया ये समझने के लिए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कई अवस्थाओं में हम देख सकते हैं। तो पहले तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम में, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यही पूछा जाता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक क्वेश्चन निकल के आता है पहला कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं, है ना, अवस्थाएं होती है। सबसे पहले तो एगो बात ये आएगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दूसरा प्रश्न, है ना, दूसरा प्रश्न क्या आएगा वो चीज मैं अब आगे थोड़ा सा बता रहा हूं, सुनिएगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पहला बात कि अगर ऑप्शन में मान के चलिए कि अगर यहां पर ऑप्शन में दे दे 1 2 3 4 और यहां पर नोटा दे दे, है ना, नोटा, तो आप 3 के साथ जाएंगे। पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कितनी होती हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं, है ना, तो आप बताएंगे 3। लेकिन पदार्थ की कुल कितनी है, सवाल में अंतर है। एक है कि नाम अपना बताओ, एक होता है कि तुम अपने भाई का नाम बताओ। तो बहुत अंतर हो जाता है। नाम तो पूछ रहे हैं लेकिन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई का। तो सुनो, कहने का मतलब है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं हैं? तो भी 3 लगाना, ऑप्शन भी देख लेना है। लेकिन पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं? तो बाबू आप 5 अवस्था बताना, क्योंकि मुख्य रूप से 3 और 2 और भी पढ़ना है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला बात कि कोई भी पदार्थ उसके घनत्व के हिसाब से उसको श्रेणीबद्ध किया गया है। जैसे कि सबसे अधिक घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है भाई? कहेंगे आप कि सर आप पहले घनत्व घनत्व चिल्ला रहे हैं, पहले बताइए घनत्व का मतलब क्या होता है। हमने सुनो है, सुनिएगा, तत्वों का भीड़, तत्वों का भीड़,
अब आप कहेंगे सर मतलब समझा नहीं, तो सुनो, तत्व समझते हो ना, तत्वों से मिल करके कोई यौगिक का निर्माण होता है। तो सुनो, तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, तो तत्वों में छोटे छोटे कण होते हैं कि नहीं, तभी तो जाकर ये कंप्लीट तत्व बनता है। तो सुनिएगा, सबसे पहला बात, तत्वों का भीड़, यानी कि भीड़ को हम घन के नाम से भी जान सकते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से कि भीड़ माने घन। आप सुने होंगे कहीं किसी एरिया में जब आप बाइक चलाकर जाते होंगे तो कहीं लिखा रहता है कि सावधान, आगे घनी आबादी है। घनी आबादी का मतलब क्या हुआ, जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या वो काफी घनी है ना। यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान के काफी लगाव और सटाव के साथ खड़े रहते हैं, थोड़ा सा आराम से बाइक चलाना है कि नहीं है। तो घनी आबादी का मतलब ये होता है कि आबादी घनी है, यानी घनिष्ठता के साथ है, यानी एक दूसरे से लगा हुआ सटा हुआ काफी भीड़ है आगे। तो कुल मिला जुला करके इस घन को भीड़ के नाम से जानते हैं, और यही घन तत्व हो जाते हैं, यानी तत्व, एक तत्व दूसरे तत्व के काफी समीप हो जाते हैं, जिसको हम घनत्व के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आया कि नहीं आया। तो कुल मिला जुला करके कणों का भीड़, तत्वों का भीड़, या किसी भी पदार्थों का दो चार हजार, 5,000, 10,000, ये एक जगह हो जाए। सुनो, मान के चलो कि हाई एगो पदार्थ है, हाई एगो पदार्थ है, हाई एगो पदार्थ है, तो हाई तनी अलग अलग है, लेकिन इसको अगर हम और खींच करके नजदीक ला दें इस तरीके से, तो इसका घनत्व तो काफी नजदीक हो गया कि नहीं। तो सुन लेना पहले मेरी बात को, यहां पर एगो कण हो गया, ये कण हो गया, ये कण हो गया, ये दूर था तो इनके बीच अंतरा आणविक बल काफी बढ़ गया। लेकिन जब इनकी काफी नजदीकी आई, काफी करीबी आई, तो इनके अंदर के अंतरा आणविक बल काफी आकर्षित हो गया और ये कण दूसरे कण से काफी लगाव और सटाव के साथ जुट गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें घनत्व तो काफी अधिक है। यानी कि एक बॉक्स के अंदर मान के चलो कि ये टोटल के टोटल मान के चलो 100 कण है, 100 पार्टिकल है, और इसको रखते हैं तो एक साथ चिपक के रहते हैं, एक साथ सट के, और कॉम्प्लेक्स समझिए तो जटिलता के साथ एक साथ जुट करके रहते हैं। सुनो, मान के चलो ये हाथ है, हाई जुट गया तो घनत्व तो काफी अधिक बढ़ गया, लेकिन हाई दूर हो गया तो घनत्व थोड़ा, माने जो भीड़ था वो, मान के चलो एक हाथ दो हाथ, ये दोनों हाथों सटेगा ना, तो सटने के बाद क्या हुआ कि हाई अब ये एक जिस्म की तरह दिख रहा है कि नहीं, एक जान की तरह दिख रहा है कि नहीं, लेकिन हाई तनी अलग हो गया तो दो अलग बॉडी दिख रहा है। तो कुल मिला जुला करके मान के चलो कि जब आप किसी डब्बे के अंदर, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी डब्बे के अंदर गेहूं को रखते हैं तो गेहूं के जो दाने होते हैं एक दूसरे के काफी लगाव और सटाव के साथ इसमें बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते हैं। लेकिन अगर वो गेहूं के दाने थोड़ा थोड़ा दूरी बना ले, एक दूसरे से सटे नहीं, तो वो हो जाएंगे क्या चीज, लिक्विड। बातें समझ में आ रही है। तो आप कहेंगे सर गेहूं के दाना लिक्विड होता है, काहे बुड़बक बना रहे हैं। अरे यार मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सुनो, जब एक कण दूसरे कण के काफी करीब और सटा हुआ होता है, इससे हम पता लगाते हैं कि इसका घनत्व काफी अधिक है। और एक कण दूसरे कण से थोड़ा दूरी पर होता है, देखो यहाँ पर दूरी बना हुआ है, तो इसको कहेंगे द्रव। लेकिन एक कण दूसरे कण से तनी और दूरी पर रहेगा तो ये हो गया गैस। और सुनो, अब बात क्या आती है कि सबसे अधिक घनत्व, यानी सबसे अधिक कणों का भीड़ किसमें लगता है, यानी सबसे ज्यादा कण एक दूसरे से लगाव और सटाव के साथ किसमें चिपके रहते हैं, तो सॉलिड में। यानी कि सबसे अधिक कणों का भीड़ और सबसे अधिक सटाव और लगाव सॉलिड स्टेट में होता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है। और दूसरा बात समझ लीजिएगा, सबसे पहला बात कि ये तो हो गया कि कणों का भीड़ सबसे ज्यादा इसमें रहता है, लेकिन सबसे तेज आवाज ठोसे में सुनाई देता है। अगर आवाज की बात आ जाए, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सबसे अधिकतम ध्वनि किसमें जो है ना तेज सुनाई देगी, तो आप कहेंगे सर ठोस में। किसमें? ठोस में। उसके बाद से द्रव के, तो सुनिए ठोस क्या हो गया, तो ठोस ये हो गया, देख रहे हो ना, इधर उंगली जा रहा है, नहीं ना जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक कण दूसरे से काफी लगाव और सटाव के साथ एकदम जटिल बन गया है, यानी ठोस बन गया, तो ये हो गया ठोस। लेकिन अगर इसके कण एक दूसरे के तनी दूर दूर रहते हैं ना, तो हम अपना हाथ को घुमा सकते थे। जैसे पानी है ना, पानी है, जैसे मान के चलो कि पानी में अपना हाथ इस तरह घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते, लेकिन वो भी ठोसे हैं, ठोस का ही दूसरा अवस्था है, पानी में हाथ घुमा सकते, क्योंकि एक कण दूसरे कण से तनी दूरी में रहते हैं। लेकिन अगर गैस की बात करें तो देखो यहाँ पर हवा है, मैं अपना हाथ इस तरह घुमा रहा हूँ ना, तो हाथ घुमा रहा हूँ, तो तुम भी अपना हाथ घुमा करके देखना, थोड़ा सा हवा महसूस होगा अपने हाथों में। जब इस तरीके से घुमाया जाएगा ना, तो लगेगा कि हवा रोक रहा है हमारे हाथों को, तो हमारे हाथों में हवा का
फीलिंग आएगा। इससे पता चलता है कि हवा भी क्या है, कहीं ना कहीं से वो पदार्थ है, और ये कहीं ना कहीं से ये भी रुकावट पैदा करता है। अगर मान के चलो कि तेज हवा बहे, इधर से साइकिल से कह दिया जाए जाके वो बाजार पर से तनिए को सामान लेके चले आओ, तो पता है क्या होगा, इधर से जाते जाते तुम्हारा हालत खराब, बाप रे उधर से पूरा हवा ठेल रहा है, इधर से तुम पैडल मार रहे हो और जा रहे हो, तो कहो हम ना जाए, है कि नहीं। तो कुल मिला जुला करके हवा भी एक पदार्थ है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि द्रव की अपेक्षा अगर देखा जाए तो ही हवा में यानी गैस में इसके कण एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है। आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, मतलब ये शब्द जो निकाले इस पर थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, कैन यू रिपीट दिस सेंटेंस, ये बातों के बारे में खूब बढ़िया से बताएगा। तो सुनो, काइनेटिक एनर्जी मैंने नाम क्यों रखा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। बाबू गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का अर्थ होता है गति करने की जो कण के अंदर गति करने की जो ऊर्जा होती है ना, उसी को गतिज ऊर्जा, यानी इसमें के जो कण होते हैं ना उनके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, यानी गति करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये कण एक दूसरे से दूर भागते फिरते रहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कि इनकी गतिज ऊर्जा काफी अधिक होती है। ये बातें समझ में आ गई। अब सुनिए, बात आती है प्लाज्मा की। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसमें धन और ऋण बराबर कण पाए जाते हैं। इसको पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं प्लाज्मा। ये ना तो ठीक से सॉलिडे होता है यानी ठोसे होता है, ना ही द्रव होता है और ना ही गैस होता है। मतलब कि आप किसी बच्चे का जो ना नाक से निकलने वाले पोंटा को आप देखे होंगे, तो वो पोंटा क्या है, एक तरीके से प्लाज्मा की तरह होता है कि नहीं, प्लाज्मा की तरह होता है ना। तो कुल मिला जुला करके ये ना तो ठीक से सॉलिडे होगा, है ना ठीक से लिक्विडे होगा, और ना ही ठीक से गैस होगा। तो भाई ये पदार्थ की चौथी अवस्था रख दिया गया। तो सुनो, ये मान के चलो कि क्या हो गया, ये लोहा हो गया, लोहा, है ना। लोहा का कोनो टेबल वेबल बना दे तो ये लोहा क्या है, अगर लोहा का पार्टीशन दे दो तो आदमी इस पर से उस पर नहीं जा सकता क्योंकि ये ठोस है। लेकिन अगर पानी से हम किसी को मैंने रोकने की कोशिश करें तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पानी से वो स्विमिंग करके आ सकता है। चाहे अब ये मत करना क्या कि लोहा के तो गेट पार करके भी तो आ सकता है, नहीं मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ ना, पानी में अपना जो है ना रास्ता बना करके इस पर से उस पर जाया जा सकता है, पानी को इधर उधर ढकेला जा सकता है। गैस की बात करें तो गैस में भी हम लोग चिड़ते फाड़ते निकल सकते हैं। और यहाँ पर बात आती है ये प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा वो होता है जो ना ठीक से ठोस होता है, ना द्रव ना गैस। तो ये हो गया पदार्थ की चौथी। अब पांचवी अवस्था क्या है, तो ये बीईसी, ये दो वैज्ञानिक मिलकर के पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में खूब बढ़िया से जो है ना क्या किया है, रिसर्च किया है और बताया है। हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है ना। क्या रिसर्च है, सुनो, इसमें दो प्रकार के वैज्ञानिक है, एक है बोस आइंस्टाइन गणना से, एक सत्येंद्र नाथ बोस। तो सुनिएगा, बी से हो गया सत्येंद्र नाथ बोस और ई से हो गया क्या चीज, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना। तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, और सी से हो गया कंडेंसेट। तो ये दो वैज्ञानिक मिलकर के पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में अध्ययन किया और बच्चों को बताया और हम लोगों को बताया और पूरी दुनिया को बताया। पता है ये क्या बोला कि ये जो सामान्य वायु है ना, ये जो सामान्य वायु है, इसको एक नॉर्मल तापमान पर ठंडा करो, फिर जो प्राप्त होगा ना ये पदार्थ की पांचवी अवस्था, इसी को कहा जाएगा। अब आपको ओ माय गॉड ये बात है, हाँ तो अभी तो इस पर रिसर्च चल रहा है, तो बातें खत्म करो। अब सुनो, जैसे कि मैंने ठोस के बारे में बताया कि पदार्थ की वो अवस्था जिसमें आकार और आकृति, है ना, सुनिएगा, जिसका आकार और आयतन, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, और ऑप्शन दे देगा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। तो आपको बताना होगा कि सर ठोस का जो होता है ना उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल मजबूत रहता है। बाबू सुनो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, तो सुनो मैं ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनेगा, जानते हो कैसे, सुनो, किसके अंदर, निम्नलिखित में से किसके अंदर अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होगा, तो ठोस में कि द्रव में कि गैस में। एगो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कहेंगे सर सबसे अधिक अंतरा आणविक बल मजबूत रहता है ठोस में और सबसे कम गैस में। और निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है, तो बोलना ठोस में, है ना। अब चलो द्रव की बात करते हैं, तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित हो जाएगा परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे कि पानी को फेंक दो तो कहीं जितना जगह लेना है ले लेगा, लेकिन उसका सोचो कि मैंने आकार निश्चित हो जाए, ये नहीं होता है, उसी को द्रव कहते हैं। द्रव अवस्था में अणुओं के बीच का अंतरा आणविक बल ठोस से तनिक कम होता है, इसका आकर्षण बल कमजोर होता है, यानी कि
इसीलिए तो ये द्रव है जिसमें हाथ अपना घुमा सकते हैं। गैस की बात करें तो सुनो, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ना ही उसका आकार समझ में आता है ना ही वो आयतन। ये तो इधर उधर उसका कण भागता है कि नहीं। इन दोनों में जो है ना बेवफाई चलता है, एक कण दूसरे कण के सापेक्ष जो है ना क्या होते हैं, कभी भी लगाव और सटाव के साथ नहीं रहते इन दोनों के बीच। या कितना भी हजारों कण क्यों ना हो जाए गैस के, इनके अंदर की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन इनके बीच के अंतराणविक बल काफी कमजोर होता है, और इसी के कारण इसको गैस नाम रखा गया है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ पर भी कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अंदर सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है या सबसे कम अंतराणविक बल पाया जाता है, तो बोलना बाबू कि गैस में, है ना। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। बात है प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, मैंने बोला ना कि प्लस माइनस दोनों का बराबर होता है ना। सूर्य और तारों की उष्मा ऊर्जा प्लाज्मा के कारण होती है। चल भाई ये तो बातें क्लियर हो गई। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी, देखो वर्ष 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, चल रहे भाई एगो तो इंडियन मिला, ने पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, देखो ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी। देखा दो गो वैज्ञानिक मिलकर के, एगो बॉस था एगो अल्बर्ट आइंस्टाइन था, इसीलिए बीईसी नाम रखा। ये हो गया बी से बॉस सत्येंद्र नाथ बोस, ई से हो गया अल्बर्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट, और सी से हो गया सी, है ना। तो बॉस सत्येंद्र नाथ बोस, ई से अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी से कंडेंसेट, इसीलिए पदार्थ की पांचवी नाम पड़ा गया। अब हम सोच रहे हैं ना कि हम भी क्या करें कि पदार्थ की छठा जो है ना अवस्था की खोज कर दें, और हम लिखेंगे पदार्थ की छठा है, छठी अवस्था क्या हो जाएगा, इबादत सर, है ना। हम सोच रहे हैं ये पदार्थ की छठी अवस्था है। बीईसी वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप पर, है ना, तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। चलो भाई ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आओ यहाँ पर एक मेन टॉपिक को समझते हैं। मेन टॉपिक क्या है, थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब मान के चलिए कि हम लोगों ने तो ठोस द्रव गैस पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं पढ़ ले, बाकी प्लाज्मा और जो है कि बीईसी के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा ठोस द्रव गैस से ही पूछे जाते हैं। बात को समझिएगा। देखिए जब भी कोई ठोस पदार्थ, है ना, को जब हम गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो एक प्रोसेस के दौरान द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिस प्रोसेस का नाम है गलन। समझिएगा बात को। जब भी कभी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह एक प्रक्रिया के दौरान द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिस प्रक्रिया का नाम है गलन। फिर हम द्रव में थोड़ा सा और जो है ना आग देते हैं, तो ये एक और प्रोसेस नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस अपनाता है, जिससे वो गैस में बदल जाता है, और इस प्रोसेस का नाम है क्वथन, यानी कि गर्म करने के बाद द्रव गैस में चला जाता है। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन बात आती है कि कोई ऐसा ठोस जो गर्म करने के बाद द्रव अवस्था में नहीं आता है, ये डायरेक्ट गैस अवस्था में चला जाता है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं। मान के चलो कि इसको गर्म करते हैं, तो ये बेचारा तो रूल को फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में चला गया, तो आप उस प्रोसेस का नाम क्या देंगे, तो आप कहेंगे सर ये है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन, ये बातें समझ में आ गई है, ऊर्ध्वापातन, ये बातें समझ में आ गई है। अब सुनिए, मान के चलिए कि अब कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में है, हम चाहते हैं कि उसको द्रव अवस्था में लेकर के आए, तो हम क्या करेंगे, तनिया सा टेम्परेचर को कम कर दें। बात आती है कि सर टेम्परेचर क्या है, चलो यहाँ पर टेम्परेचर पर बात करते हैं। तापमान है, ताप के मान को तापमान कहते हैं, है ना। और तापमान एक प्रकार का एहसास है जिसमें ठंडी और गर्मी दोनों की एहसास होती है। ये बतिया समझ में आ गया, बस एक लाइन में समझ गए। अब सुनो, मान के चलो कि गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ है, हम चाहते हैं उसको, सुनिएगा, हम चाहते हैं उसको कि उसको द्रव अवस्था में लेकर के आ जाए। इसके तो कण इधर उधर भाग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक जगह लाने के लिए हम टेम्परेचर को कम कर देंगे। अब ये जो गैसीय अवस्था है वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो जब भी कभी टेम्परेचर को कम करके हम द्रव अवस्था में लाते हैं, तो एक प्रक्रिया
पता है क्या करते हैं, ठंडा करके लाते हैं। अब ठंडा करके लाने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है, यानी कि जिस प्रोसेस के दौरान गैस द्रव अवस्था में बदलता है उसको संघनन कहते हैं, है ना। अब सुनिए, अब मान के चलिए अब द्रव को हम चाहते हैं कि तनी अब बर्फ जम जाए, है कि नहीं है, आइसक्रीम बन जाए, यानी कि ठोस अवस्था में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, और भी टेम्परेचर को कम करेंगे, यानी कि बिल्कुल माइनस टेम्परेचर में लेकर चले जाएंगे। तो होगा ये कि ये बेचारा द्रव से ठंडा होकर के बेचारा जमना शुरू हो जाएगा और ठोस अवस्था में आ जाएगा। ये बतिया समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर ये प्रोसेस आपको समझ गया कि ठोस को जिस ताप पर, आइए सुनेगा, मान के चलो कि हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो गर्म करके द्रव अवस्था में लाते हैं, फिर इसको और गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में, लेकिन जब ठोस द्रव में बदलता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया गलन कहलाती है। जब द्रव गैस में बदलता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। और जब गैस द्रव अवस्था में आता है ठंडा करके तो इस प्रकार की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। और जब द्रव ठंडा करके ठोस अवस्था में आती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया जमना कहलाती है। अब सुनो, जिस ताप पर, भाई मान के चलो कोई तो एक टेम्परेचर होता है ना, कितना ताप पर ठोस जो है द्रव अवस्था में चला जाएगा। तो सुनो, जिस ताप पर ठोस द्रव अवस्था में चले जाए उस ताप को उसका गलनांक कहते हैं। सुनो, उसको गलनांक कहते हैं। और जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में चल जाए उस ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। बातें समझ लो। अब सुनो, उल्टा हो। अब जिस ताप पर गैस द्रव अवस्था में चला जाए या द्रव से ठोस अवस्था में चला जाए, इन सब बतिया का एक ही गो बात कहते हैं, उस ताप को उसका हिमांक कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गया ना? तो कमेंट में जरूर लिखिए यस सर, हमको बातें समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हो क्वथन क्या है, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट, किसी द्रव को गर्म करके एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया क्वथन या उबलना कहते हैं। और गलन क्या है भाई, तो किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, द्रवण या पिघलना कहते हैं। अच्छा, हिमीकरण, जैसे मैंने फ्रीजिंग बताया, किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया हिमीकरण या जमना कहते हैं। अब देखो संघनन क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सुनो, किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। मान के चलो कि कोई वाष्प में बदल गया है, अब उस वाष्प से हम चाहते हैं कि कंडेंसेट करके हम किस में लेकर के आए, मान के चलो कि वायुमंडल में जाकर के पूरा का पूरा जो है ना पानी फैल गया है, माने जिस पानी को हमने गर्म किया वाष्प बन करके उड़ गया, अब हम चाहते हैं कि उसको कंडेंसेट करके फिर द्रव्य अवस्था में लाए, तो हम ला सकते हैं कंडेंसेशन की विधि द्वारा, है ना। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की, तो किसी द्रव की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब सुनो, क्वथनांक क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब सुनो, गलनांक या द्रवणांक क्या है भाई, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसे उस ठोस का गलनांक कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और हिमांक कहते हैं जिस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ जाए तो उसको उसका हिमांक कहते हैं। ये तो बातें मैंने समझाया ही समझाया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, ओह माय गॉड, आप ऑल इन वन बैच की तैयारी कर रहे हैं ना, इससे आप चाहे भारत के किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं जहां साइंस की बातें वहां सॉलिड लिक्विड गैस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबू सुन लो, यहां से देखो, घनत्व से एक क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किसका घनत्व, एक जो है ना मान के चलो कि ऑप्शन दे देगा ठोस द्रव गैस, ऐसे भी दे देगा, या फिर मान के चलो कि दे देगा ठोस द्रव गैस, गैस द्रव ठोस, गैस ठोस द्रव, इस तरीके से कर करके माने सीक्वेंस में दे देगा। आई ग्रेटर देन लेस देन लगाएगा तो पता है सबसे अधिक घनत्व ठोस का होता है, इसलिए इसका मुहवा इधर खुला है, फिर उसके बाद से द्रव का, उसके बाद से गैस का, ये बतिया समझ लो। तो डेंसिटी से एक क्वेश्चन पूछेगा, आणविक बल, आणविक आकर्षण बल से भी एक क्वेश्चन पूछेगा, मोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, यानी ठोस का आणविक अंतरा आणविक बल अधिक होता है, उसके बाद से द्रव का, उसके बाद से गैस का, यानी कि घनत्व और आणविक बल दोनों का सेम ही सीक्वेंस रहता है। अंतरा आणविक स्थान की बात करें तो भाई देखो सुनो, अंतरा आणविक बल सबसे, सुनो सबसे अधिक, सुनो अंतरा आणविक बल यानी अंतरा आणविक बल सबसे, एक मिनट रुक जाइए, अंतरा आणविक बल यानी कि एक दूसरे के बीच लगाओ, है ना, तो सबसे अधिक अंतरा आणविक बल
ठोस में होता है, तनी सीक्वेंस हमको गलत लग रहा है ना। सबसे अधिक अंतरा आणविक बल ठोस में होता है, सबसे अधिक अंतरा आणविक, नहीं 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 है, दो बलों के बीच, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो सुनो, सॉरी बाबू सॉरी, सुनो। अंतरा आणविक बल माने एक कण दूसरे कण के बीच सबसे अधिक किस में होता है, माने एक कण दूसरे कण जो होते हैं वो किस स्टेट ऑफ मैटर में, बोले तो पदार्थ की कौन सी अवस्थाओं में एक कण दूसरे कण से काफी दूरी में होते हैं, उसी को कहते हैं अंतरा आणविक स्थान, स्थान कहते हैं। तो सुनो, गैस में सबसे अधिक होते हैं, उसके बाद से द्रव, उसके बाद से ठोस, क्योंकि इसमें सबसे अंतरा आणविक है ना, सुनिएगा, अंतरा आणविक स्थान सबसे ज्यादा इसमें होता है और उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। अब सुनो, प्रसार की बात करें, एक्सपेंशन, सबसे ज्यादा फैलता कौन है, तो गैस सबसे ज्यादा फैलेगा, द्रव सबसे ज्यादा, उससे कम ठोस, है ना, और सबसे तेज ध्वनि ठोस में सुनाई देगी। विसरण की बात करें, डिफ्यूजन की, तो गैस सबसे ज्यादा फैलेगा, द्रव, और यहां पर देखिएगा ठोस, है ना, ठोस से कम। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गैस का गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, द्रव का उससे कम और ठोस का उससे कम, है ना। तो सुनिएगा, ये चीजें जितना भी है ना, इन 5-6 पॉइंट से 6 क्वेश्चन में से कभी भी एक क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे क्वेश्चन बाबू पूछ सकता है। का घनत्व से पूछ सकता है, आणविक आकर्षण बल से, है ना, अंतरा आणविक बल नहीं बल्कि स्थान से, अंतरा आणविक बल और अंतरा आणविक स्थान दोनों में अंतर होता है। तो एक आणविक स्थान होता है, यानी जिसको अंतरा आणविक बल कहते हैं, तो इसमें ठोस में अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है, समझिएगा, बल ज्यादा होता है, यानी अंतरा आणविक या आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। लेकिन अंतरा आणविक स्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा गैस में होता है। तो एक कंफ्यूजन वाली बात है जो मैं अभी जो है दूर कर दे रहा हूं, सुनिएगा। घनत्व से क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो लगा देंगे, सबसे ज्यादा घनत्व वाला ठोस होता है और सबसे कम गैस, ठीक है। लेकिन अंतरा आणविक आकर्षण बल किस में अधिक होता है, तो बाबू आप ठोस में लगाएगा। लेकिन अंतरा आणविक स्थान अगर पूछ देगा ना बाबू, तो आप लगाइएगा गैस। का है कि एक कण दूसरे कण से काफी दूरी में होते हैं, ये अंतरा आणविक स्थान के बारे में पूछ रहा है। आप बल की बात करते हैं, एक दूसरे से लगाव की बात कर रहा है, तो अंतरा आणविक बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है। प्रसार से, एक्सपेंशन से, किस में सबसे ज्यादा आवाज तेज, माने जो है ना, मान के चलिए प्रसार, हाँ सॉरी, एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो किस में सबसे ज्यादा जो है ना, माने कौन सा ऐसा पदार्थ की अवस्था है जो सबसे ज्यादा फैलता है, तो गैस। अच्छा, विसरण, जिसमें सबसे ज्यादा, समझिएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो फैलता है, माने एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चला जाता है, तो वो गैस ही है। अच्छा, गतिज ऊर्जा की बात करें, कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उसके कण कौन है जो सबसे ज्यादा गति करता है, तो किस पदार्थ की अवस्था है, तो वो गैस है। बाबू इस 5-6 की जो मैंने 5-6 पॉइंट मैंने बताया, ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा बाबू पूछ सकता है। मैं ये बतिया बार बार कह रहा हूँ बाबू, बुरा मत मानिएगा, है ना, बार बार कह रहा हूँ, इन 6 पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा। अब आइए, अब पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। सुनिएगा, पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन है, एक वो बेचारा होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भाई आप कहोगे सर दुनिया का कोई भी चीज है परिवर्तन के फलस्वरूप है, बेशक हम भी परिवर्तन के फलस्वरूप हैं। अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आप सक्सेस होंगे कहाँ। मान के चलिए, आज जिस तरीके से लुंगी पहनकर या ट्राउजर पहनकर घर पर बैठे हैं, कल भी उसी तरीके से रहेंगे, आने वाले 20 साल में उसी तरीके से रहेंगे, तब तो भाई कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई परिवर्तन अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। आप किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी पदार्थ के साथ जब तक अभिक्रिया नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं दिखाई देगा। बाबू, परिवर्तन का मेन रूट पॉइंट होता है अभिक्रिया। अभिक्रिया जब अब कहेंगे क्या अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सुनो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना ही अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मान के चलो हम और आप मिल करके ना क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से एक आंदोलन में जा रहे हैं, जिस आंदोलन में अपनी मांग को सरकार तक रख रहे हैं, इससे हो ये रहा है कि हमारी मांग पूरी की जा रही है ना। तो कुल मिला जुला करके मान के चले कि अगर आप पढ़ रहे हैं और किताबों से, है ना, मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ पर दोनों आदमी के बीच अभिक्रिया हो रही है। इसमें प्रगति किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ से नॉलेज दे रहा हूँ, आप मोबाइल में पढ़ रहे हो, इससे आपका दिमाग बढ़ रहा है, इससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, इससे आपके अंदर कंटेंट लेवल बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि मान के चलो आप अकेला सोचेंगे कि मेरा कंटेंट लेवल बढ़ जाए, मेरा दिमाग बढ़ जाए, मेरा ग्रोथ हो जाए, तो होगा नहीं होगा। जो प्राकृतिक रूप से इंटरनली होने वाला वो तो होगा, बट मान के चलिए जो समाज से मिलने वाली चीजें होती है वो समाज से अभिक्रिया करना पड़ेगा, तभी अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका दिमाग तेज होगा।
हाँ सुनिए, अब सुनिए, मान के चलिए कि कोई भी, फिर से मैं समझा रहा हूं, कोई भी परिवर्तन अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। सपोज मान के चलिए कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप समाज के किसी भी लोगों से आप नहीं मिल रहे हैं या फिर किसी भी शिक्षक से आप ज्ञान नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे को खुद से ज्ञान मिल जाए, ये नहीं होता है। जो प्राकृतिक रूप से आपका वृद्धि और विकास और आपके शरीर का पूर्ण विकास होता है वो प्रकृति के द्वारा होता रहता है और वो होगा, है कि नहीं है। और एक समय के साथ ये भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जितना प्रकृति के द्वारा आपका विकास होना था, जो आपके बॉडी शॉडी का जो शेप और भी अलग अलग तरीके से बनना था वो बन जाएगा। बट आपको अपने अंदर अपने लेवल की अचीवमेंट करने के लिए आपको समाज से या फिर लोगों से अभिक्रिया करना पड़ेगा। और अभिक्रिया से क्या होता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी मान के चलो एक आम आदमी IAS अधिकारी बनता है, एक आम आदमी एक डॉक्टर बन जाता है, एक आम आदमी एक इंजीनियर बन जाता है, एक आम आदमी समझिए तो ठेला चलाता है, एक आम आदमी समझिए तो चप्पल सीता है। मतलब कुल मिला जुला कर कि कोई भी इंसान किसी भी हालात में चला जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब वो क्या होता है ना, अभिक्रिया क्या है, तो क्रिया बराबर, सुनिएगा, क्रिया पर क्रिया किया जाता है। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रतिक्रिया आएगा, गलत काम करेंगे तो गलत प्रतिक्रिया, मतलब कि अभिक्रिया होती है। और इसी अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे अंदर कोई चेंजिंग दिखाई देती है, आपके अंदर कोई चेंजिंग दिखाई देती है। पॉइंट शुड मिनट। अब सुनिए, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होता है वो परिवर्तन दो प्रकार से देखा जाता है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भाई भौतिक परिवर्तन क्या, तो देखो दो पदार्थ ऐसे तरीके से मिलता है ना, माने दो पदार्थों को मिलाओ तो वो क्या होता है ना कि सिर्फ उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होता है, उसके मूल चेहरे में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो लकड़ी को दो हिस्सों में काट दो तो लकड़ी का दो अलग अलग हिस्सा हो गया, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है तो लकड़ी ही। लेकिन लकड़ी को जब हम जला देते हैं, अक्सर जलना जो वर्ड आता है ना वो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो क्या होता है ना, जब हम जला देते हैं ना तो क्या होता है, वो कोयला बन जाता है। फिर कोयला से अगर कहो कि बाबू आप कोयला जो है ना, ए बाबू कोयला आप जो है ना लकड़ी बन जाओ, तो लकड़ी बनेगा नहीं बनेगा। तो कुल मिला जुला करके वो रासायनिक हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। जैसे रबड़ के टान को छोड़ देगा तो रबड़ को खींच के छोड़ने के बाद फिर रबड़ अपनी अवस्था में आ जाते हैं। आटा को गूंथती है जो लड़कियां, वो गूंथने के बाद इधर से दाबेगी तो उधर फूल जाएगा, उधर से दाबेगी तो इधर फूल जाएगा। कुल मिलाकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसकी गाल के पकड़ को खींचो फिर उसी जगह पर शेप आ जाता है। तो इस प्रकार की परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। थोड़ा देर के लिए हम लोग छोटे छोटे बच्चे को क्या करते हैं, बिल्ली बना देते हैं, है ना, बिल्ली बना देते हैं। तो बिल्ली बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं, उसका गला उसका आँखिया इस तरीके से मोड़ मार के किसी तरीके से भी बिल्ली बना देते हैं। वो क्या है, एक तरीके से हम लोग भौतिक परिवर्तन दिखाते हैं। देखो ये भौतिक परिवर्तन है। चेहरा को अलग अलग डिजाइन में बनाना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है या अस्थायी परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन कोई भी परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में न आए। जैसे कागज के अलग अलग टुकड़ों करना ये भौतिक परिवर्तन, कागज को जला देना ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन है। तो यहां पर ये सबसे अंतिम एक टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं में से, यानी स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो पदार्थों में जो परिवर्तन होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। बस यही टिप्स है और इसी टिप्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो स्टेट ऑफ मैटर से ये समझ लीजिए। यहाँ देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, तो मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना, दूध का गर्म होना, रेत का पानी में घुलना, कागज का फटना, ये सब क्या है भौतिक परिवर्तन। मैंने कुछ हम एग्जाम्पल दे दिए। रासायनिक परिवर्तन जिसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोमबत्ती का जलना, मक्खन का खट्टा होना, खाने का पचना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज जलना, ये सब क्या है रासायनिक परिवर्तन है। तो आई होप कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत ही अच्छा तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। रियली में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस पदार्थ की अवस्थाएं बोले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की इस सेशन को जितना हो सके, यस मैं कह रहा हूं जितना हो सके आप शेयर कीजिए। और आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टेट ऑफ मैटर बोले तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ाया। इसके बाद मैं लेकर के आऊंगा इसी के बेस पर कम से कम 10 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और वो मैं लाइव लेकर के आऊंगा। ये तो अपलोडेड हो गया, मैं लाइव लेकर के आऊंगा और आपको लाइव आंसर बताना है ना। मैं लाइव लेकर के आऊंगा, सुनिएगा। इसी के बेस पर अब मैं सोच लिया हूं कि ऑल इन ऑन बैच में बिल्कुल 0 to एडवांस लेवल का हर कंटेंट में डालूंगा।
ऑल इन वन बैच में 0 to एडवांस लेवल का हर जो है ना कि कंटेंट पढ़ाऊंगा। एक दिन कंटेंट पढ़ाऊंगा, अगले दिन ऑब्जेक्टिव। कंटेंट को वीडियो अपलोडेड या लाइव के थ्रू जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा लाइव हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव लाइव कराने के लिए आएंगे। तो चलिए बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग या अपलोडेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।